सिंह साहब के पास जो अनुभव का खजाना है वो कुछ आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पर। आपके सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप के इस भगीरथ प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने किसान तक कार्यक्रम किसानों के पास जानकारी पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत एक्सक्लूसिव चैनल की कर रहे हैं और इसके संदर्भ में हमारी आप लोगों से चर्चा पहले बराबर होती रही है। व्यक्तिगत रूप से कई बार मुलाकात हुई और आज हम लोग इस अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इंडिया टुडे ग्रुप को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। पूसा संस्थान, जैसा कि आप जानते हैं, देश का सर्वोच्च कृषि संस्थान है। कृषि, शिक्षा, शोध और प्रसार के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और संस्थान के द्वारा विकसित तमाम तकनीकियां, चाहे वो विभिन्न फसलों की प्रजातियां हों, चाहे उन्नत कृषि तकनीकी हो, जिनके प्रयोग से किसान अधिक लाभ उठा सकते हैं, उस क्षेत्र में संस्थान कार्य कर रहा है। हमारे बीच में भारत भूषण त्यागी जी हैं, चौहान साहब हैं, सेठपाल जी हैं, ये लोग पद्मश्री से सम्मानित, और दूसरे किसान भाई एक और बैठे हुए हैं हमारे साथ, ये भी पद्मश्री से सम्मानित हैं। और हर किसान ने अपने ढंग से कुछ नया करने की कोशिश की है। जैसे अगर हम त्यागी जी की बात करें तो प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसके क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में अतुलनीय है। सेठपाल जी पहली बार मैदानी क्षेत्रों में और सामान्य खेत में 1.5 फुट 2 फुट पानी में सिंघाड़े की खेती करना, क्योंकि हम आमतौर पे सिंघाड़ा जानते थे कि सिंघाड़ा जो है बड़े पोखरे, तालाब और ज्यादा पानी होता है वहां पे होता है, लेकिन सामान्य खेत में 1.5 फुट गहराई में सिंघाड़े खेती करना, उसका आविष्कार किया और बहुत अच्छे तरीके से उसको कर रहे हैं। चौहान साहब, जैसा अभी बताया गया कि बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य इनका है और इन्होंने बड़ी नई राह दिखाई है। सिर्फ अकेले नहीं, बहुत सारे किसानों को अपने साथ जोड़ा है। अटेरना गांव पूरे विश्व के मानचित्र पे इस समय है इनके अथक प्रयास के द्वारा। मैं विशेष रूप से बासमती शोध कार्यों से जुड़ा हुआ हूं। कुछ बातें मैं इसके बारे में करूंगा और कुछ सामान्य बातें भी करूंगा जो कृषि से और किसानों से सीधे जुड़ी हुई हैं। बासमती में, जैसा कि आप जानते हैं, संस्थान के द्वारा विकसित तमाम प्रजातियां, चाहे पूसा बासमती 1 से शुरुआत करें और इसके बाद पूसा बासमती 1121, जो परंपरागत बासमती की प्रजातियां थीं, लंबी होती थीं, गिर जाती थी, पैदावार उनकी बहुत कम होती थी, मुश्किल से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती थी। 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामीनाथन ने यह सोचा कि अगर हम बासमती की गुणवत्ता, जो परंपरागत प्रजाति है, उसको बौनी प्रजातियों में समाहित करें और पैदावार बढ़ाएं तो कैसा होगा। और उसके फलस्वरूप 20 वर्षों बाद पहली बौनी प्रजाति पूसा बासमती 1, जिसको किसान भाई मुच्छल बासमती के नाम से जानते हैं, वो 1989 में विकसित हुई। दुर्भाग्य की बात है कि उसको ट्रेड अभी तक डीवी के नाम से जानता है, डुप्लीकेट बासमती। ऐसी बासमती की किस्म जिसने बासमती के उत्पादन में एक क्रांति लाई और विश्व में भारत को ऐसे स्थान पर ले जाकर खड़ा किया कि आज हमारा प्रतिवर्ष बासमती चावल का निर्यात 34,000 करोड़ रुपए का सालाना होता है। 34,000 करोड़ रुपए सालाना का बासमती निर्यात, जिसमें पूसा संस्थान की सारी किस्में अपना योगदान कर रही हैं और उसमें पूसा बासमती 1 पहली प्रजाति थी। उसके बाद 1121 आई, जिसका दाना पकाने के बाद करीब 1 इंच लंबा हो जाता है और इसका जो है लिम्का बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना लंबा चावल पकाने के बाद कोई दूसरा नहीं होता है। फिर हम लोगों ने पूसा बासमती 1509 निकाली, जो 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। उन सारे क्षेत्रों में जहां पर धान के बाद आलू लगाई जाती है, धान के बाद मटर लगाया जाता है, वहां पर यह किस्म, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, एक क्रांति लाने का काम इसने किया और बहुफसली प्रणाली को बढ़ावा दिया। लेकिन पिछले कई वर्षों में 2015 से अगर आप तुलना करें और आज देखें तो हमारा बासमती चावल का निर्यात जो है, खासकर यूरोपियन मुल्क के 2 देश हैं, यूरोपियन संघ के जो देश हैं, वहां पर निर्यात घटा है। करीब हम 5 लाख टन चावल निर्यात करते थे, वो घट करके 2.5 लाख टन आ गया। और उसका एक मुख्य कारण है कि उनके यहाँ कुछ रासायनिक दवाएं जो चावल के अंदर पाई जाती हैं, उनके अवशेष का मानक बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। 0.01 ppm ट्राईसाइक्लाजोल एक दवा है जो कि फफूंदनाशी है और इसका प्रयोग हम ब्लास्ट या झोंका रोग के नियंत्रण के लिए करते हैं।
इसका मानक उन्होंने 0.01 ppm यानी कि 1 मिलीग्राम दवा 100 किलोग्राम चावल में भी अगर पाई जाती है तो उस खेप को निरस्त कर देते हैं। तो इसके चलते हमें काफी सेटबैक लगा था। पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगातार इस पे कार्य कर रहे थे और पिछले वर्ष हम लोगों ने 3 नई किस्में पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 विकसित की, जिसमें 1847 1509 का सुधार करके बनाई गई है, 1885 1121 का सुधार करके बनाई गई है और 1886 1401 का सुधार करके बनाई गई है। इन तीनों किस्मों में पत्ती का झुलसा और झोंका रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट की बीमारी नहीं लगती है। तो आपको जब बीमारी नहीं लगेगी तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, और जब दवा नहीं छिड़की जाएगी तो अवशेष आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रति एकड़ बासमती चावल में आमतौर पे किसान 3000 रुपये एकड़ जो है दवा का छिड़काव करता है। तो अगर ये रोग रोधी किस्में होंगी, कीट रोधी किस्में होंगी तो दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, इससे किसान की बचत होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम दवा का छिड़काव नहीं करेंगे तो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होगी, और गुणवत्ता अच्छी होगी तो उसका दाम अच्छा बाजार में मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हम मीट कर पाएंगे। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और इन तीनों किस्मों के बीच के लिए इतनी मारामारी थी इस बार किसान मेले में। मैं रात के 2 बजे तक बैठा रहा और सुबह से लेकर के 18 तारीख ये मेला लगा था हमारा, 2, 3, 4 3 दिन जो है, और तीनों दिन इतनी भीड़ रही, किसानों की इतनी भीड़ रही कि हम लोग पूरा बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाए। पिछले वर्ष बल्कि मैंने 1-1 किलो बीज दिया था 10,000 किसानों को, इस अनुरोध के साथ कि इस 1 किलो से आप जो बीज बनेगा उसको अपने दूसरे किसान भाइयों को, पड़ोसियों को देंगे। और 1 किलो से विश्वास मानिए कई किसानों ने 800 किलो बीज पैदा किया, 500 से लेकर के 800 किलो 1 किलो से बीज पैदा किया, अपने पड़ोसी किसानों को भी दिया। इसके बाद भी बहुत ज्यादा मांग थी और हम लोग उसको पूरा करने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। अगले साल ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इनका पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध होगा। इसी तरह से गेहूं में अभी चर्चा चल रही थी कि अक्सर पिछले वर्ष जो है मार्च के अंतिम सप्ताह में तापक्रम बढ़ने की वजह से गेहूं के पैदावार में कमी आई थी, करीब 5-6 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन देश में कम हुआ था। तो उसमें हम लोगों के संस्थान में ये प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार से हम ऐसी किस्मों का विकास करें जो कि दाना भरते समय, जब दूधिया दाना होता है उस समय अगर तापक्रम बढ़ता है तो उसके अंदर जो है अधिक तापक्रम को सहने की क्षमता हो, या उस अवस्था में इसको नुकसान न हो। और इसके लिए हम लोगों ने एक नई विधा शुरू की है कि गेहूं की बुआई अगर हम थोड़ा पहले करें, नवंबर, आमतौर पे पहले नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक बुआई होती है, अगर बुआई हम 25 अक्टूबर को करें तो 1 महीने 15 दिन से लेकर के 1 महीने हम बुआई पहले करेंगे तो फिर मार्च में जाते जाते दाना अच्छी तरह से भर जाता है। उस समय अगर तापक्रम बढ़ता भी है तो सिर्फ दाने को सुखाएगा, उससे पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी। अब सवाल यह है कि हम कैसे पहले बुआई करें गेहूं की, उसके लिए उपयुक्त किस्में भी विकसित होनी चाहिए। और उसी तरह की एक किस्म हमारी जो है HD 3385 3385 अभी हम लोगों ने हाल में ही निकाली, उसके बारे में अखबार में काफी आया था। और साथ ही साथ हम यह भी प्रयास करें कि बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र में रही है धान के पराली को जलाने की। ये कुप्रथा है और इसको किसान भाई ही दूर कर सकते हैं। हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि हमको पराली जलाना नहीं है, इसको गलाना है। चाहे हम इन सीटू मैनेजमेंट करें खेत में, या खेत से बाहर निकाल करके उसकी बिजली बनाने के लिए प्रयोग करें, या बायो इथेनॉल बनाने के लिए प्रयोग करें, या कोयला बनाने के लिए प्रयोग करें, जिस उपयोग में भी जाए, लेकिन किसी भी हालत में खेत में पराली जलानी नहीं चाहिए। पूसा डिकम्पोजर का सड़ाने के लिए प्रयोग करें। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी धान की किस्में दें जो 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाए, लेकिन उनकी पैदावार की क्षमता वही हो जो 155 दिन वाली किस्म की है। अब एक समस्या है, जैसे हम लोगों की ये किस्म है पूसा 44, उसको ज्यादा किसान पंजाब हरियाणा में लगाते हैं, वो 155 दिन पक के तैयार होती है लेने में, और नवंबर पहले सप्ताह में जब पकती है तो गेहूं बोने के लिए समय नहीं रहता है, तो किसान मजबूरी में फिर आग लगाता है। कुछ ही हमारे समझ से 1-2 वर्षों में हमारी ऐसी किस्में आ जाएंगी जो 125-130 दिन के अंदर तैयार होंगी, उनकी पैदावार क्षमता भी करीब 8 टन के आसपास होगी। तो फिर निश्चित रूप से किसान इन किस्मों को अपनाएंगे। बात की जा रही थी खेती में टेक्नोलॉजी के प्रयोग की, और उस विधा में ड्रोन एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगा। क्या इसके प्रयोग हो सकते हैं? आमतौर पर हम मानते हैं कि ड्रोन का प्रयोग दवा का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इसके और बहुत सारे प्रयोग हैं। दवा के छिड़काव के लिए भी ड्रोन के द्वारा उसमें सेंसर लगा करके
अगर खेत के ऊपर आप ड्रोन उड़ाएं और उससे ये पता चल जाता है कि ड्रोन खेत के किस क्षेत्र में, 1 एकड़ क्षेत्र में कहां पर कीड़ा लगा है, जैसे चेपा है या तेला लगता है, धान में अक्सर लगता है, तो इसकी एक निर्धारित क्षेत्र से शुरू होता है, गोलाई में लगता है, जिसको हापर बर्न कहते हैं, फिर पूरे खेत में फैलता है। अगर सेंसर के द्वारा ड्रोन से पता चल जाता है कि फला जगह चेपा लगा है पहले ही, तो जब ड्रोन दूसरी बार टंकी लेकर के उड़ेगा तो वो घूम करके सिर्फ उसी जगह पर दवा का नोजल खुलेगा और छिड़काव करेगा जहां पे कीड़ा लगा है। पूरे खेत में दवा छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे इफेक्टिव नियंत्रण होगा इंसेक्ट का, और साथ ही साथ जब पूरे खेत में दवा नहीं छिड़केंगे, दवा कम लगेगी, खर्चा भी कम आएगा और अवशेष भी नहीं आएगा। जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन रहा है, इसमें भी ड्रोन की भूमिका और सैटेलाइट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक और नई विधा जिसके बारे में सभी किसान भाइयों से मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा, वो है कार्बन क्रेडिट कार्बन फार्मिंग की या रिजनरेटिव एग्रीकल्चर की, यानी कि ऐसी कृषि पद्धतियां जिनके प्रयोग से हम वातावरण को सुरक्षित रखें, पानी बचाएं, हवा बचाएं। तो ऐसी कृषि पद्धतियों का प्रयोग जो किसान भाई करते हैं, उनको किस प्रकार से हम फायदा पहुंचाएं, उनको इंसेंटिव हम क्या दें। अब जैसे धान की सीधी बिजाई अगर हम करते हैं तो ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि धान की सीधी बिजाई करने से 35% श्रम की बचत होती है, लेबर की, करीब 3,000-4,000 रुपये एकड़ रोपाई का लगता है वो बचता है। करीब 30-35% पानी की बचत होती है और 30-35% ही जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है उसमें कमी आती है। तो ये 3 मुख्य फायदे हैं धान की सीधी बिजाई के। तो धान की सीधी बिजाई पर अगर कोई किसान भाई जा रहे हैं तो उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव इसका मिलना चाहिए। उसी तरह से अगर लेजर लेवलिंग खेत में कोई किसान भाई कर रहे हैं तो उसके लिए इंसेंटिव मिलना चाहिए उनको। आप जो जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो बहुत सारी कृषि पद्धतियां हैं, उनके प्रयोग से हम जो है वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, खेती को टिकाऊ बना सकते हैं, और इनका प्रयोग जो किसान करता है उसको पैसा इसका मिलना चाहिए, और वो पैसा कार्बन क्रेडिट के रूप में मिलेगा। इसमें क्या किया जाएगा, इसे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। बहुत सारी बाहर की कंपनीज भी आ रही हैं, देसी कंपनियां भी आ रही हैं इसमें, और उन्होंने जैसे एक कंपनी ग्रो इंडिगो है, प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर करिए, बताइए हमारे खेत का अक्षांश देशांश ये है, मोबाइल से फोटो खींच करके डालिए और हमने अपने खेत में धान की सीधी बिजाई की है। उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। वेरिफिकेशन का काम हम लोग पूसा से कर रहे हैं इस कंपनी के साथ मिल करके, कि आप जो है सैटेलाइट के द्वारा उस जगह पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि उस खेत में धान की सीधी बिजाई हुई है या नहीं हुई। हम अपने लैब में बैठे पता कर सकते हैं, पूरे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जहां का भी किसान है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पता चल गया कि जो किसान ने क्लेम किया है वो सही है। अब सभी अच्छी कृषि पद्धतियों का अगर प्रयोग किसान करते हैं तो उनको, जैसे धान की पराली अगर जलाते नहीं है, उसको खेत में मिलाते हैं, गलाते हैं, तो 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। अगर 1 हेक्टेयर खेत में धान की पराली आप जलाते हैं तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में जाती है। नहीं जलाते हैं तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो है बचता है। तो वो 1 कार्बन क्रेडिट के बराबर है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का मूल्य इस समय $40 के आसपास है। 2800 रुपये आपका जो है 1 कार्बन क्रेडिट का दाम आएगा। तो इस तरह से सारी पद्धतियों का अगर किसान प्रयोग करे तो करीब करीब 14-15 हजार रुपये 1 हेक्टेयर में कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसान को मिल सकता है। आगे आने वाले दिनों में ऐसा माना जाता है कि धान गेहूं के निर्यात से जो हमको धनराशि मिलती है उससे ज्यादा कार्बन के एक्सपोर्ट से, कार्बन क्रेडिट के निर्यात से पैसा कृषि में मिलेगा, और कृषि उत्पाद के निर्यात में कार्बन क्रेडिट का निर्यात जो है नंबर 1 पे आएगा। लेकिन इस बात को सब लोगों को समझने की आवश्यकता है और इससे साथ जुड़ने की आवश्यकता है। इसमें जो है अब सवाल उठता है कि कौन लोग खरीदेंगे, पैसा इसमें कौन लगाएगा। तो जितने व्यवसाय हैं विश्व में या देश में, हर व्यवसाय का अपना कार्बन फुटप्रिंट है। जैसे अगर कोई यूरिया फैक्ट्री बना रहा है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट आता है। हवाई जहाज कोई अगर इंडस्ट्री उड़ा रही तो उसका अपना कार्बन फुटप्रिंट है। लेकिन वो उसको कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज उड़ेगा तो फ्यूल जलेगा, प्रदूषण होगा। लेकिन वो अगर अपना नहीं कम कर सकते हैं तो वो दूसरे के द्वारा पैदा किया हुआ कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं, उसमें अपना पैसा लगाएंगे। क्योंकि हर इंडस्ट्री की रेटिंग होगी, और उनकी रेटिंग अगर कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करेंगे तो उनको ग्रीन रेटिंग मिलेगी, नहीं कम करेंगे तो उनकी रेटिंग अच्छी नहीं मिलेगी, और जगह से उनको पैसा नहीं मिलेगा।
तो इस तरह से एक इस क्षेत्र में काफी संभावना है जिससे कि आगे हम इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग धीरे धीरे इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। बाकी जहां तक और फसलों की बात है, हमारे यहाँ आप जैसे जानते हैं सब्जी की तमाम फसलों के ऊपर काम होता है। मक्के में बहुत सारी प्रजातियां जो बायो फोर्टिफाइड हैं, जैव संवर्धित हैं, वो विकसित की गई हैं। और चने की किस्में सूखा रोधी किस्म है, उकठा रोधी किस्म है, इनका विकास किया गया है। धान में हम लोगों ने सीधी बिजाई की टेक्नोलॉजी विकसित की है और कुछ नई किस्में विकसित की हैं जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस उसके अंदर है। तो धान की सीधी बिजाई के लिए किस्में बहुत उपयुक्त हैं। और इसके साथ ही साथ फलों में खासकर जो आम फलों का राजा है और देश सबसे अधिक उत्पादन आम का करता है, लेकिन हमारे आम चाहे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, मिठास बहुत ज्यादा होने के कारण इनकी जो सेल्फ लाइफ है, भंडारण क्षमता कम होने के कारण निर्यात बाजार में हम कम्पीट नहीं कर पाते हैं। मैक्सिको जैसे कंट्री से, फिलीपींस जैसे कंट्री से वो हमसे ज्यादा आम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी किस्मों की आवश्यकता है जिसमें कि भंडारण क्षमता अधिक हो, सेल्फ लाइफ ज्यादा हो, जिनकी मिठास थोड़ी कम हो और छिलके का रंग जो है वो रंगीन हो। तो ऐसी कई किस्में जैसे पूसा प्रतिभा है, लालिमा है, दीप शिखा है, मनोहरी है, ये संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं और इनको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं किसान भाइयों से जुड़ करके। जो लोग बागवानी से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें तो कहने को हैं। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक प्रश्न है उसको मैं ले सकता हूं इस जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा है उसके संदर्भ में। और बाकी संस्थान जो है कार्य कर रहा है स्टार्टअप के क्षेत्र में विकास करने के लिए, एफपीओज को हेल्प करने के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को किस प्रकार से हम अपने साथ जोड़ें। और कृषक सहभागिता बीज उत्पादन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा है जो कि बहुत सारे किसान संजीव हैं यहाँ पर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं जो कि हम किसानों के यहाँ जा करके अपनी जो नई प्रजातियां हैं उनका बीज उत्पादन करते हैं, अपनी देखरेख में करवाते हैं, बीज को वापस ले आकर के उसका प्रसंस्करण करते हैं, फिर इसके बाद किसानों को बीज उपलब्ध कराते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा जो हुआ पिछले करीब 10 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि हर क्षेत्र में कम से कम 10, 15, 20, 25 युवा बीज उत्पादन से जुड़ गए और उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली, जिससे हुआ क्या कि स्थानीय स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाला बीज मिलना लोगों को शुरू हो गया। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण जो है हम लोगों के द्वारा किया गया, हम लोगों के सहयोग से किया गया। आज भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको भी हम और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हमने ऑनलाइन मार्केटिंग का भी बीज वगैरह का कार्य शुरू किया है इस वर्ष से, क्योंकि किसानों को बहुत दूर से आने में दिक्कत होती है। ये भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितनी मंडियां हैं उन मंडियों में अगर हम आउटलेट अपने संस्थान का खोलें ताकि किसान को 300-400 किलोमीटर से दूर आकर के पूसा संस्थान में बीज लेने की आवश्यकता नहीं हो, हमारा बीज उनके दरवाजे पर वहां पर मिले। तो इन सारे क्षेत्रों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं इसी के साथ साथ इंडिया टुडे ग्रुप का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर अपनी बात रखने का, आप लोगों से साझा करने का। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। मैडम। इसमें कुरियर से हम सब्जियों का बीज तो देते हैं, लेकिन जैसे गेहूं का बीज जो है इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि जब भी हम किसी से ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, टीसीआई से बात करते हैं, तो बीज की दाम से ज्यादा जो है उसके खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का आ जाता है। एक बड़ी समस्या है। तो जो लो वॉल्यूम हाई वैल्यू सीड्स हैं जैसे सब्जियों वाला, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वॉल्यूम ज्यादा है जहां पे बीज का दाम कम है वहां पे थोड़ा सा खर्चे की दिक्कत आती है। इसमें हम लोगों ने अभी 2 काम किया है। एक कंपनी है एग्री जंक्शन, उसके साथ समझौता किया है और उन्होंने जो है बहुत सारे जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोडाउन हैं, इस वर्ष से उनके साथ बात हुई है, वो किराए पे ले रहे हैं और हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ वो लोग एक प्लेटफॉर्म बना करके उस क्षेत्र के जितने किसान हैं या गांव के जो निवासी हैं जिनके पास व्हीकल है, गाड़ी है और शहर आते जाते रहते हैं, वो लोग उनको भी रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे उबर ओला का सिस्टम होता है। तो किसान के रूप में आपने बुकिंग कर दिया और उस प्लेटफॉर्म पे चला गया और उस दिन जो अभी आदमी आपके गांव से उस शहर में जा रहा है वहां से उनके यहाँ से बीज आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो इस तरह की कंपनी का हम जो है उनके साथ भी समझौता करके कोशिश कर रहे हैं बीज पहुंचाने की जो है। नहीं, सब्जियों के बीज मिलेंगे आपको। आप बताइए, आप हमारा नंबर लिख लीजिए, 989990 5
45,037। डॉक्टर AK सिंह, आप हमको फोन कर लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास हमारे फोन में कम से कम 5,000 किसानों के फोन हैं। अगर फार्मर लगा करके इसमें क्लिक करिए तो कम से कम आपको 25 मिनट लगेगा इसको स्क्रॉल करने में। इतने किसानों के नंबर जुड़े हुए हैं और सभी लोग निश्चित रूप से हमसे जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष रूप से। प्लीज, किसके ऊपर? हाँ, नहीं, पर हेक्टेयर बताया मैंने ये बताया करीब 10 के आसपास कार्बन क्रेडिट 1 हेक्टेयर में मिल सकती है अगर सभी पद्धतियों का प्रयोग करें तो। और एक कार्बन क्रेडिट की क्वालिटी है, उसके आधार पर दाम निर्धारित होता है, तो क्वालिटी भी मेंटेन करनी है उसकी। तो उसमें करीब $30 से लेकर $40 एक कार्बन क्रेडिट का मिलता है। तो अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करें 10 क्रेडिट से तो $300 हो गया, और $300 को 70 से मल्टीप्लाई करिए तो करीब 21,000 हो गया। तो ये रेंज करीब 15,000 से लेकर 21,000 के बीच में आती है। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।